वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि। आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड रहेगा। अभी दो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स अवेटिंग है, जैसे कि सबको ही पता है। एसबीआई पीओ पॉसिबिलिटी है रिज़ल्ट आजकल में आ जाए, और आरबीआई असिस्टेंट, और दोनों ही एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो मैं अपना अगर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एसबीआई पीओ में मेरे 60 अटेम्प्ट थे फर्स्ट डे, थर्ड शिफ्ट आई गेस। तो मेरा मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं गया है एग्ज़ाम, तो चांसेस बहुत कम है। और आरबीआई असिस्टेंट 92 अटेम्प्ट है, बट मेरी शिफ्ट आई थिंक सबसे ही इजी आई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे फोर्थ शिफ्ट था और उसमें सबने मोस्टली बच्चों ने 95 प्लस किया हुआ है। सो दोनों ही केसेस में मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और इसके अलावा जो एक दो रिज़ल्ट हैं जिनसे थोड़ी बहुत होप है, तो उनका फाइनल रिज़ल्ट तो जैन में ही आना है, एक का जैन में एंड देन अप्रैल में। तो अभी उसकी तरफ दिमाग डाइवर्ट नहीं करते हुए नवंबर है, और आई गेस ये सही टाइम होगा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आरबीआई ग्रेड बी देखते हैं तो अप्रैल या मई में शेड्यूल होता है। और अक्सर क्या होता है कि हम जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है या इधर के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, तब उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जो कि थोड़ा सा कम टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। लास्ट ईयर 2023 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करके दिया था। उसके पहले जब मैंने दिया था तो प्रिपरेशन नहीं थी, बट 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने प्रिपेयर करके दिया था, और मेंस का भी काफ़ी कुछ तैयार हो गया था। बट एग्ज़ाम इतना मेरा अच्छा गया नहीं था। जीके वगैरह थोड़ी ज़्यादा ही एक्सट्रीम आ गई थी, पैटर्न आई थिंक चेंज हो गया पूरा। सो मेरे कट ऑफ से 4-5 नंबर पीछे रह गए थे। तो इस बार जो स्ट्रैटेजी है मेरी, वो मुझे थोड़ी सी चेंज करनी है, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था लास्ट टाइम कि मेंस अगर प्री क्लियर होता है तो मुझे दिक्कत होगी। तो इस बार मैं उसको साथ साथ करते चलूँगी, और यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। और मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी फॉर आरबीआई ग्रेड बी, वो बिल्कुल भी मेरी अभी प्रेजेंट जो प्रिपरेशन चल रही है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। जस्ट मैं सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ ये चीज़ समझाने के लिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या होती है एग्ज़ाम्स के लिए। उनको नहीं समझ में आता, वो नए नए होते हैं या फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिए हुए होते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है चीज़ों का। वो जस्ट जो भी एग्ज़ाम आता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने लगते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। वो क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है आपको उसका बैच बेचने लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कराने लगेंगे। अच्छी बात है, आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के टूवर्ड्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज़ गुड। बट हर एक एग्ज़ाम आएगा सेम पैटर्न का, और आप हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे, वर्थलेस है वो सब। आपका टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और लास्ट में फिर एंड रिज़ल्ट कुछ मिलेगा नहीं। जब आपको पता है आपका सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वाइज चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको अपने स्पीड पे ज़्यादा वर्क करना है। अगर आप पीओ का दे रहे हो तो आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है। देन मेंस के लिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, मेंस के लिए आपको सेलेक्टिव होना है काफ़ी, कौन सा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको आपकी जो ये अप्रोच होती है क्वेश्चन के टूवर्ड्स, उसका ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें आप साथ में कर सकते हो। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अलग अलग एसटी दे सकते हो, सो दैट आपको ये पता चल सके कि हर एक एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। लाइक अगर आप अभी आरबीआई असिस्टेंट का दे रहे होगे तो उसका लेवल बिल्कुल ही ईजी था, बट एसबीआई क्लर्क का लेवल
उसके जितना इजी नहीं होता है और ना ही पीओ जितना डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत डिफरेंस हो जाते हैं चीज़ों में अगर आप ध्यान से नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी जो अप्रोच बताने जा रही हूँ, ये अप्रोच आपको साथ साथ में ही करनी है और आप में भी आप इससे ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस तरीके से आप चीज़ों को साथ में लेके चल सकते हो बिना अपनी रेगुलर स्टडीज़ को अफेक्ट किए हुए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट अभी रिजल्ट अवेटिंग है। तो मेरी जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगी कि अगर इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है या किसी का भी मेंस देना पड़ता है, या फिर अभी एसबीआई क्लर्क है देन उसका मेंस है, और अगर एलआईसी असिस्टेंट आ जाता है तो वो भी है। इन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, जिससे कि ना ही मेरी रेगुलर स्टडीज़ अफेक्ट होंगी और ना ही मुझे आरबीआई ग्रेड बी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा। सो सबसे पहले तो ये मैंने बना लिया है कि एग्ज़ाम के 3 फेज़ होते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड देन इंटरव्यू। तो फर्स्ट फेज़ जो कि प्री होता है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश आता है। ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम में यही सेम पैटर्न रहता है। अब मैथ्स में 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 60, जीए में 80 एंड इंग्लिश में 30। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये जीए होता है, लेकिन यहाँ पर जो जीए होता है ना, ये आपका ऑलमोस्ट अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उस तरीके का रहता है, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं रहता है जो स्कीम्स बेस्ड, लाइक बहुत ज़्यादा इसमें वर्सेटाइल होता है, या फिर आप कह दो एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डायनेमिक होता है कि आप पता नहीं लगा पाओगे या आपको कंफर्मेशन नहीं होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ जाएगा। जब मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जो जीए आई थी वो स्कीम बेस्ड थी और सिंपल वन लाइनर स्कीम बेस्ड चीज़ें आई थी, स्टेटमेंट भी था बट वो स्कीम बेस्ड मेजरली था। बट इस बार के एग्ज़ाम में उन्होंने जस्ट 360 शिफ्ट मारा और इस बार का जो आया एग्ज़ाम उसमें फाइनेंस बेस्ड न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, और उसमें जो डाटा होते हैं नंबर्स बेस्ड वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, बट फिर भी 80 क्वेश्चन है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अगर आपकी कट ऑफ पूरा हम टोटल करते हैं, अगर 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ 55-56 जा रही है, उसका मतलब आप सोच सकते हो कि एग्ज़ाम का लेवल कितना है। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसी आ जाती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आए। अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ तो आप बाकी एग्ज़ाम्स का मेंस प्रिपेयर करोगे इज इक्वल्स टू आरबीआई का फ़ेज़ 1। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का मेंस प्रिपेयर कर रहे हो मतलब आप आरबीआई फ़ेज़ 1 की तैयारी साथ साथ कर रहे हो, क्योंकि उसका लेवल ऑलमोस्ट इक्वल क्या सेम ही समझ सकते हो आप। मेंस से अगर मैं पीओ के मेंस लाइक एसबीआई पीओ के मेंस की बात करूँ तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बट अगर आप एसबीआई पीओ मेंस देख रहे हो या फिर आरबीआई असिस्टेंट मेंस देख रहे हो या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस देख रहे हो, आप कोई सा भी मेंस प्रिपेयर कर रहे हो, वो जो मेंस की प्रिपरेशन है ना वो आपको फ़ेज़ 1 में हेल्प करती है। तो फॉर आरबीआई ग्रेड बी मुझे फ़ेज़ 1 के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है फॉर मेंस वही मुझे यहाँ पे हेल्प करेगी। जस्ट मुझे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं वो जीए पे लगाने हैं, क्योंकि जीए के लिए मुझे पीआईबी के नोट्स बनाने होंगे और पीआईबी को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि पीआईबी से काफ़ी हद तक न्यूज़ कवर अप हो जाती है। तो उसके लिए मैं अनुज जिंदल सर का चैनल है उस पर आरबीआई 24/7 और पीआईबी 24/7 है। आरबीआई 24/7 तो मैं उतना ज़्यादा लास्ट टाइम नहीं कर पाई थी, बट मुझे बाद में लगा था कि वो मेरी मिस्टेक थी। अगर मैंने आरबीआई 24/7 कर लिया होता तो शायद मेरी फाइनेंस बेस्ड न्यूज़ कवर हो जाती और मे बी मेरा प्री क्लियर होके फ़ेज़ 2 में परफॉर्मेंस होता। पता नहीं होता या नहीं होता, बट एटलीस्ट मैं अपीयर होती। सो अगर मैं फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो फ़ेज़ 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट है ईएसआई, सेकंड है एफएम एंड थर्ड है इंग्लिश। तो अगर ईएसआई की बात करूँ तो ईएसआई जो है वो आप ये समझ सकते हो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है। बेसिक इकोनॉमिक्स अगर आप किसी एक बुक से कवर करते हो, लाइक अगर मैं अपना बताऊँ
तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने नितिन सिंघानिया से कवर किए हुए हैं। और उससे रीड करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हो ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सेकंड चीज़, अगर आप इकोनॉमिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है और वो आपको हेल्प करता है ऐसे लिखने में। तो कि कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी पीओ का एग्ज़ाम है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है तो आपको वो ऐसे लिखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर आप ईएसआई की रीडिंग करते हो, लाइक अगर आप पॉवर्टी पढ़ रहे हो तो आपको पॉवर्टी का नॉलेज होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो रीडिंग करेंगे हम, वो रीडिंग हमें हेल्प करती है हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में, सॉरी इंग्लिश के एग्ज़ाम में। क्योंकि इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। और रीडिंग हमें कहाँ से करनी है, जो लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं उनका वो इंटरेस्ट एरिया होता है स्टोरी बुक्स वगैरह रीड करने का। बट मैं अगर अपना पर्टिकुलर बोलूँ तो मुझे ये सही रहता है कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ पढ़ लूँ, रीडिंग से मतलब है मुझे नए वर्ड्स भी पता चल जाएंगे, रीडिंग भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं प्रिफ़र करती हूँ कि जो आने वाली चीज़ें हैं, लाइक ईएसआई का चैप्टर हो गया, एफएम हो गया, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का लेटर हो गया, ऐसे हो गया, मैं इस तरह की चीज़ें रीड करती हूँ ताकि मुझे उससे कंटेंट भी मिले और मेरी चीज़ें भी, मेरा सिलेबस भी कवर होता रहे। सो ईएसआई में मैं नितिन सिंघानिया फॉलो किया, मैंने उसको रीड किया हुआ है। और लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए तो मुझे काफ़ी अच्छे से एक आइडिया हो गया चीज़ों का और बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो समझ में आ गया। देन अगर मैं एफएम की बात करूँ तो फाइनेंस और मैनेजमेंट में पहले मुझे लग रहा था कि मैं कॉमर्स से नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगा। बट जब मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर देखा और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट की क्लास वगैरह देखी यूट्यूब पे, फ्रीली जो अवेलेबल है, मैंने कोई भी ख़रीदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की जो भी क्लासेस हैं यूट्यूब पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं मुझे करना था। तो मैंने खुद से ही सोर्सेज सर्च किए। तो एफएम के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैंने पहले अपने चैनल पे शेयर भी किया हुआ है। एफएम में सिर्फ आपको क्या करना है ना, जो भी फाइनेंस के, अगर आप फाइनेंस को देखोगे तो फाइनेंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सिमिलर होंगे आपके ईएसआई से, तो वो भी नितिन सिंघानिया में मिल गए थे। अदर देन दैट कुछ टॉपिक्स हैं जो बाद में अभी लास्ट ईयर ऐड हुए थे, तो वो मुझे मिल गए थे एनसीईआरटी के 11th और 12th की बुक में। मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है बट ये बुक में मिल गए थे मुझे एनसीईआरटी में। एंड अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। हाँ, बट यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको चीज़ों को याद रखनी है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो तो आपका होता है आप इंटेलेक्चुअल बेसिस पर, आप जो भी चीज़ें समझ पा रहे हो, मेमोराइज कर पा रहे हो, उस पर हो जाएगा। बट यहाँ पे मैनेजमेंट में ना स्टैटिक पोर्शन भी आता है, जैसे किसी ने कुछ ग्राफ दिया है, किसी ने कुछ बोला है, कोई लाइन है, कोई स्टेटमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी वो लर्निंग कैपेसिटी भी चेक होती है। फॉर दैट आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और उन नोट्स को सिर्फ़ और सिर्फ मेमोराइज़ करना है। नोट्स मेरे पास बनी हुई हैं, जस्ट इस बार मुझे वो मेमोराइज़ करना है, तो वो काम मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और थर्ड है इंग्लिश राइटिंग स्किल। तो इसमें ऐसे लेटर डिस्क्रिप्टिव ही आता है तो वही प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ, लाइक मैंने बताया फॉर फेज़ 1 जो मेंस की प्रिपरेशन मेरी चल रही है उसी से कवर अप हो जाएगा। अगर मैं फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो फ़ेज़ 2 में ईएसआई है, एफएम है एंड इंग्लिश राइटिंग है। तो पहले तो अगर मैं इंग्लिश राइटिंग की बात करूँ तो मैं कोई भी मेंस अगर प्रिपेयर कर रही हूँ पीओ का, लाइक अभी सिर्फ एक ही पीओ बचा हुआ है एसबीआई पीओ, तो उसमें मुझे लिखना पड़ता है ऐसे और लेटर, ठीक है, और वो टाइप ही करना है। तो टाइपिंग उसके लिए स्पीड चाहिए और वैसे भी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होगी और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो आपको फर्दर एग्ज़ाम में हेल्प ही करेगा। तो वो चीज़ वैसे भी चल ही रही है, जस्ट
मुझे वही कंटिन्यू करनी है ऐसे लेटर। यहाँ पे वर्ड लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है, तो उतनी ज़्यादा वर्ड लिमिट की अभी मैं नहीं करूँगी। अभी नॉर्मल जो मैं कर रही हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन में चल रही चीज़ें वही चलेंगी। बाद में जब चीज़ें हो जाएंगी और थोड़ा सा पास आ जाएगा एग्ज़ाम, तब मैं उसको और इन्हांस कर लूँगी। बट अभी मेनली जो मेरा यहाँ फ़ेज़ 2 में कवर होगा, जब मुझे रीड करने का मन करेगा तो मैं टॉपिक वाइज कर लूँगी। अगर मैं अभी बताऊँ आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ेज़ 1 को, जो कि मेरा मेंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाएगा, उससे करूँगी। एंड देन जब एक बार ये सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं ईएसआई और एफएम का रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। और मे बी वो टॉपिक वाइज अगर मुझे कभी भी टाइम मिलेगा, या कभी ऐसा होगा कि मुझे रीड करने का मन है, तो वो मैं बीच बीच में कर लूँगी। तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट यहाँ पर अभी जो मेरा मेन कंसर्न था इस वीडियो को बनाने का, वो यही था कि किस तरीके से अप्रोच करना है चीज़ों को। लाइक अगर मैं अभी बोलूँ कि अपकमिंग एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क है, तो अब बच्चे बाकी प्रिपरेशन छोड़ के एसबीआई क्लर्क में, अब जिनका एग्ज़ाम एसबीआई पीओ का या फिर एलआईसी असिस्टेंट, सॉरी, या फिर आरबीआई असिस्टेंट का उतना अच्छा नहीं गया है, वो क्या करेंगे? उसको छोड़ के सिर्फ प्रिपरेशन करने लग जाएंगे एसबीआई क्लर्क की, विच इज़ रॉन्ग। आपको जो प्री प्लस मेंस स्ट्रैटेजी आप बनाए हो, या फिर आपने नहीं भी बनाई है, तो आप बना लो और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। कोई अलग से आपको कुछ करने की नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एज़ पर एग्ज़ाम एसटी ऐड ऑन करने की नीड होती है, दैट्स ऑल। और दूसरी चीज़, लास्ट ईयर मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए गाइडली का एसटी का ख़रीद लिया था। 99 रुपये का शायद मुझे वो पड़ा था, बट वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी टारगेट कर रहे हो, तो आप वो भी देख सकते हो। और जिनको आइडिया नहीं है आरबीआई ग्रेड बी के बारे में, तो एक बार आप आरबीआई ग्रेड बी को एक्सप्लोर करो। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि 200-250 सीट ही आती है। बट अगर मैं बैंक में बात करूं, तो बैंक में आरबीआई से बेहतर जॉब और कोई भी नहीं होती। और आरबीआई हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो जहां पर आपको काफ़ी इमेंस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 2024 के लिए। बाकी जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, वो मैंने जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी से सीखी है, वो शेयर कर रही हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पज़ से है कि जो लोग भी थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, जिनको अभी एक सही पाथ नहीं पता है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो एक सही पाथ पे आ सकते हैं, या फिर अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको एक स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं एक डायरेक्शन में, ताकि उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। एंड सेकेंडली, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है, वो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पर है। दो मेरा कहीं अभी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, तो मेरा ये बोलना कि ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत इफ़ेक्टिव होगी सो एंड सो, वो गलत होगा। जस्ट मैंने ये शेयर किया है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे होती थी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे बच्चों को होती होगी। सो मे बी ये वीडियो हेल्प करे उन लोगों को जिनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। अदरवाइज़ अगर आपको ईएसआई और एफएम के सोर्सेज वगैरह पता करने हैं, तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था, टिल आरबीआई का जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मैंने प्रिपेयर किया था। तो वो सारे वीडियोस मेरे पढ़े होंगे उस पर, और नोट्स वगैरह का भी था। सो मे बी वो आपको हेल्प करे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक you for watching my video. If you like my video, then please do like, subscribe my channel and share my video. Thank you and best of luck for your further examination.